और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है कन्वर्सेशन विद टेक्निकल गुरुजी ऑन वेरियस टॉपिक रिलेटेड टू वंदे भारत 6G 5G सेमीकंडक्टर्स। वाओ, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो कि क्या कन्वर्सेशन हुई है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ में हैं अश्विनी सर, जो कि हमको डेफिनेटली बहुत कुछ कमाल बताने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स कि हम इस मौके पे अभी बात करने वाले हैं। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे क्या क्या पूछूंगा, क्या क्या हम बातें करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि इस वीडियो को क्यों ना वैसा रखें कि एक इंजीनियर एक सीनियर इंजीनियर से बात कर रहे हैं और आप अपने उस एक्सपीरियंस के साथ में जब कुछ नॉलेज शेयर करेंगे तो आई थिंक सब व्यूअर्स के जितने भी मन में सवाल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इतना बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसको लेकर आपको कुछ इनसाइट्स मिलने वाले हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग का एक अलग ही मज़ा है जी। आप इतना क्रिएटिव रहते हैं इंजीनियरिंग में, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रहता है, मज़ा आएगा। बिल्कुल मज़ा आएगा सर, बिल्कुल सर। मज़े की बात से ही मैं शुरू करता हूँ कि अभी हम सब जो हैं देशवासी वो आज़ादी के 75 साल जो पूरे हुए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ऐसे टाइम पे 5G का आना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 5G देश में एक टोटली नई टेक्नोलॉजी, एक नए एरा की शुरुआत है। नए तरीके से देश में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्पैक्ट आएगा, हेल्थ केयर सेक्टर में इम्पैक्ट आएगा, इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आएगा, लॉजिस्टिक्स में इम्पैक्ट आएगा। टोटली एक नए तरीके से देश में टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सेलिब्रेट। यस, 75 ईयर्स कंप्लीट हुए देश की आज़ादी के। इज़ द राइट टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ होने वाली है वो टेक्नोलॉजी भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी। जी सर, इंडिजीनियस 5G की जब हम बात करते हैं तो सेम टाइम पे मेरे को याद आता है 4G का। अगर मैं आपसे जिक्र करना चाहूँ, 4G आए हुए इंडिया में बहुत टाइम हो गया, बट हम फिर भी डटे रहे कि नहीं, हमें अपना ही 4G चाहिए। सर, इसके पीछे का क्या थॉट था? बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है। देखो, आज की तारीख में अगर कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी स्टैक की अगर हम बात करें, 4G हो या 5G हो, केवल दुनिया में 5 कंपनियां ऐसी है जिनके पास कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी स्टैक है। ओके। तो डिपेंडेंस कुछ ही देशों के ऊपर है पूरी दुनिया की। तो बहुत ज़रूरी था कि आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसमें कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन टेक्नोलॉजीज़ को देश में मास्टर करना। भाई अल्टीमेटली हमारे इंजीनियर्स ही तो दुनिया भर के लिए डेवलप कर रहे हैं जी। तो हमारे इंजीनियर्स पे जो कॉन्फिडेंस दिखाया पीएम साहब ने, उस कॉन्फिडेंस के कारण आज हम अपना भारत में बना आत्मनिर्भर भारत का कंप्लीट 4G टेक्नोलॉजी स्टैक एंड टू एंड बना चुके हैं, उसको टेस्ट कर चुके हैं और सारी दुनिया में आज एक्साइटमेंट है कि इंडिया से कब ये नया सोल्यूशन बाहर आएगा। सर, जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे ही हमारे देश को और एम्पावर करते हुए, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सेमीकंडक्टर जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने देखा है कि अगेन दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिपेंडेंसी है इस चीज़ को लेके। आज जब हम बात करते हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट की, चाहे हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इंडिया में ला के अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत करने की, या फिर हम कैसे हमारे देश को और एम्पावर करें, इसको लेकर सर आपने काफ़ी काम किया है। तो अब इसको कैसे देखते हैं? इसमें देखो, आज से अगर 10 साल पहले हम जाएं जी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रैक्टिकली बहुत ही कम थी जी। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट $80 बिलियन पहुंच चुकी है। यानी उसका जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है सेमीकंडक्टर चिप्स। अगर आप देखें, ये आपका वेफर है, राइट जी। ये रॉ वेफर है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर, इसके अंदर चिप सारी बर्नआउट की हुई है। इससे निकलता है चिप जी। ये आपकी चिप हो गई। अब इस चिप को अगर आप सर्किट में लगाते हो, ये आपका सर्किट बनता है। ये कंप्लीट पूरी की पूरी साइकिल है। अब इस साइकिल को इंडिया में कैसे लाना, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई जिसमें दुनिया के बेस्ट से बेस्ट लोग जुड़े। आपको ध्यान होगा विनोद धाम, पेंटियम के फादर ऑफ पेंटियम चिप, राइट, वो भी गाइड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर, सम ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स, दे आर ऑल गाइडिंग अस इन दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। और बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी सक्सेस रेट है और जल्दी देश का जो कई वर्षों का जो ड्रीम है, ये ड्रीम पूरा होगा। क्योंकि आई थिंक सेमीकंडक्टर इज़ द थिंग जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एकदम हार्ट ही होगा। करेक्ट। तो अगर हम वो ही हमारे देश में बना पाए तो उससे बेहतर क्या होगा? चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे जो सामने कैमरा लगा हुआ ये कैमरा हो, चाहे आपके हाथ में जो वॉच है वो, अब तो हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगता है। सर, आपने बात की इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, इससे मुझे याद आता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव।
2014 के बाद से हमने जो देखा डेवलपमेंट होते हुए कि कैसे इंडियन ब्रांड्स हों या बड़े बड़े बाहर की कंपनियां हों जो इंडिया में आके अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रही हैं, ये चीज़ बहुत ही सक्सेसफुल रही आज तक। अब 5G के आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसको और ताकत मिलेगी 5G के साथ? डेफिनेटली ताकत मिलेगी। और देखो सबसे बड़ी बात है, टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कभी सोची नहीं जाती थी। जब पीएम साहब ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये 3 जो प्रोग्राम्स चलाए, इन तीनों प्रोग्राम्स का अगर कलेक्टिव एफर्ट आप देखो, इस कलेक्टिव एफर्ट के कारण आज इंडिया में रेडियो इक्विपमेंट, जो बेसमेंट यूनिट्स हैं उनके इक्विपमेंट सारे के सारे, कोर नेटवर्क के इक्विपमेंट, हैंडसेट्स, राउटर्स, करीब करीब कंप्लीट टेलीकॉम की जो वैल्यू चेन है सारी की सारी हिंदुस्तान में डिज़ाइन होने लगी है, बनने लगी है। और अभी जब 5G लॉन्च हुआ था तो वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स सेड कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी लाइफ टाइम में कभी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन एक्चुअली हो गई है। सर मैं आप ही से फिर पूछता हूँ कि आपने 1991 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था एंड यू योरसेल्फ वर अ गोल्ड मेडलिस्ट। सर उस टाइम पे अगर हम बात करें इंटरनेट की तो आई डोंट थिंक कि शायद 91 में हुआ करता होगा या आपने यूज़ किया होगा। आपने पहली बार इंटरनेट सर कब यूज़ किया था? मैंने पहले इंटरनेट यूज़ किया IIT कानपुर की लैब में। ओके तब अच्छे वहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते थे। Which year, sir? 92, आई थिंक 92 92 तो और वो सर उस टाइम पे क्या स्पीड्स हुआ करती थी या कैसे आप यूज़ करते थे? तब स्पीड और तब ब्राउज़र वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब हम लोग बिल्कुल कमांड्स दे के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाना होता है, दैट वाज द की थिंग। और प्रोग्रामिंग करने में बड़ा मज़ा आता था। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड कोडर, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते थे, बड़ा मज़ा आता था। कौन सी लैंग्वेजेस करते थे वो? हम लोगों के टाइम में C++ आई थी, बहुत ही नई थी। तब मैंने C++ यूज़ करके पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। DBMS जो ऑरेकल है, जी, उस तरह का कंप्लीट पूरा DBMS बनाया था, बिकॉज मल्टीमीडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। साउंड को इंटीग्रेट करना था तो उसके लिए पूरा DBMS ही बना दिया। आई स्टिल रिमेंबर C++ का #include iostream.h #include conio.h जो हमने करते थे। बहुत मज़ा आता है। आपने मतलब आज के टाइम में आई थिंक अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, जैसे आपने बताया उस टाइम पे कि ब्राउजिंग कंसेप्ट नहीं था, उस टाइम पे इंटरनेट वाज आई मीन दिस कनेक्टिविटी वाज यूजफुल फॉर अदर थिंग्स। सर आज हम आई थिंक ऐसी एज में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा जो बिल्कुल अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो गया है और हम ये कह सकते हैं कि स्लो इंटरनेट इज़ बैड देन नो इंटरनेट। तो 5G जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, इतना तेज़ी से जब हम इंटरनेट को आज एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आपको क्या लगता है सर एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें, सिर्फ मोबाइल में एक तेज़ हमारा वीडियो प्ले हो जाए, ये तो एक आम यूज़र के लिए हो गया है, बट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि 5G कहाँ कहाँ एक्चुअल इम्पैक्ट डाल पाएगा? अगर आप ग्लोबल 5G का इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो ग्लोबली, जी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हेल्थ केयर में। बहुत सारे सेंसर्स हैं जो कि आपके साथ अगर जुड़े हो, जैसे एम्बुलेंस है, कनेक्टेड एम्बुलेंस जी, अगर आपने भी IMC में देखा होगा, कनेक्टेड एम्बुलेंस का पूरा उसमें डेमो था, यूज़ केस था। जी, क्लियरली पेशेंट का जो गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स अगर रियल टाइम में हॉस्पिटल में पीछे पहुंच सके, हॉस्पिटल अपने डायग्नोस्टिक्स दे के क्लियरली बता सके कि ये करना है, अभी ये करना है, एग्जैक्टली ये करना है, कितनी जानें बचेंगी, पहला। दूसरा, एकदम रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं जा पाते, वहाँ पे भी रहने वाले लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके, तो वो तभी पॉसिबल है जब बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो। जी, इसीलिए PM साहब ने बहुत ही फोकस करके देश भर में हर कोने कोने में नेटवर्क पहुँचे, ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुँचे। उसके लिए टावर्स के लिए क्लोज टू 26,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए, फाइबर ले जाने के लिए क्लोज टू 1,30,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए। तेज़ी से काम उसमें हम लोग कर रहे हैं। अभी सुबह ही आज मैंने रिव्यू किया था, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। सब जगह सर्वे हो गया, सब जगह बहुत सारी जगह लैंड मिल गई, अब टावर के टेंडर्स निकलेंगे। तो बहुत ही तेज़ी से उन सब पे काम करना, बिकॉज अल्टीमेटली देखो, डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स, उसके बीच में डिवीजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन फिल दिस गैप। इफ यू डोंट फिल दिस गैप नाउ, then the gap is going to become very big. जी, So digital divide has to be filled up today on an emergency basis, on a full speed and full commitment basis. सर 5G का एक और यूज़ केस सिनेरियो जो मुझे समझ में आता है कि एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा,
रूरल एरियाज़ में भी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ने के बाद में हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई स्टूडेंट एक मेट्रो सिटी में है कंपेयर टू कोई स्टूडेंट अगर किसी गांव के एरिया में रहता है तो वो कहीं पीछे रह पाएगा। Correct. सर एट द सेम टाइम लेकिन एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि कहीं शायद ये एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो क्या हम प्लान कर सकते हैं मतलब ऐसा कुछ कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि स्टूडेंट्स को लेके कैसे वो एक सही ट्रैक पे आई थिंक इंटरनेट को यूज़ करें। पूरी सोसाइटी को इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट के अलावा सोसाइटी में पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, सबको मिलकर इस इकोसिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इट हैज़ टू बी अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, देखो आज क्या होता है, आज हमारे पास एजुकेशन का कोई मान लो एक एप्लीकेशन है, राइट, या ऐप है या कुछ भी हो, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अराउंड हम डिजिटल कैपेबिलिटीज लेके आते हैं। जी 5G आने के बाद में क्या होगा, कोर विल बिकम द कनेक्टिविटी, कि हमारे पास कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी की एक कोर है। अब उसके अराउंड हम एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें। दैट विल बी अ फंडामेंटल चेंज, दैट विल बी अ स्ट्रक्चरल चेंज, दैट विल बी अ चेंज। जिस चेंज से आप कंप्लीट एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, इन सब में एक फंडामेंटल चेंज आएगी। सर एक और चीज़ जो अगेन दिमाग में आती है वो है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, काफ़ी लोग यूज़ करेंगे, सबको डिजिटली एम्पावरमेंट फील होता है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेट सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमने पास्ट में देखा है कि काफ़ी बार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाता है, लोगों की डेटा और उसी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी जो है वो कदम उठाए जाते हैं। अभी विद द लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ 5G एंड और ज़्यादा लोग इंटरनेट के थ्रू अभी ऑनलाइन आ रहे हैं, जो पहली बार ऑनलाइन आ रहे हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए या फिर इस इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए आपकी तरफ से सर क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगेन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पूरा डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क बन रहा है। देखो डिजिटल इंडिया की अगर हम एंट्री पॉइंट देखें, एंट्री पॉइंट है आज मोबाइल फोन जी। तो सबसे पहले टेलीकॉम बिल लेके आए, अब उसके बाद में लेके आ रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जी, तीसरा लेके आएंगे डिजिटल इंडिया एक्ट, राइट, और उसके साथ ही साथ एंटायर साइबर लॉ से रिलेटेड साइबर, देखो साइबर सिक्योरिटी सच अ डायनामिक थिंग। आप अगर कानून बना के बैठोगे तो शायद उसको टैकल नहीं कर पाओगे। उसके लिए डे टू डे आज ये चेंज आया, कल ये चेंज आया, कल वहाँ से थ्रेट आया, टेक्नोलॉजी एकदम चेंज होती है जी। तो उसी हिसाब से हमको भी बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से, एजाइल तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इस कंप्लीट पूरे फ्रेमवर्क को आज की ज़रूरतों के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की सोसाइटी के हिसाब से वी आर रीड्रॉइंग द एंटायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सर इससे ना मैं बार बार एक्चुअली मेरा ध्यान इधर जा रहा है, आपने इसके बारे में तो बात कर लिया है। इफ़ यू टॉक अबाउट रेलवे सर, तो देख के अच्छा लगता है कि यहाँ पे भी कितना तेज़ी से और कितना अगेन ऑन अ पॉजिटिव साइड बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। कितने सारे स्टेशंस जो हैं वो वाईफाई इनेबल्ड हो चुके हैं। क्या सर हम फ्यूचर में ट्रेन्स में वाईफाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5G? एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट पूछा जी। अभी जितने भी इंडियन रेलवे 69,000 किलोमीटर्स की जो नेटवर्क है जी, कंप्लीट नेटवर्क के साथ बहुत अच्छा ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्टेड है ऑलरेडी जी। उसको यूज़ करके कैसे हम 5G का उपयोग कर रहे हैं और देश भर में रेलवे में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को अच्छी सर्विसेज हो। ऑलरेडी एक टीम है, टेक्निकल टीम, जो कि काम कर रही है उसके ऊपर, उसका कॉन्सेप्ट बना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, कोर नेटवर्क बनाने वाले, रेडियो नेटवर्क बनाने वाले, इन सब के साथ बातचीत करके दे आर क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट पेपर, वो आएगा एंड देन द एंटायर रेलवे जर्नी विल हैव गुड 5G फैसिलिटीज इन द कमिंग ईयर्स। अमेजिंग सर। रेलवे जर्नी सर, इनफैक्ट जो भी हम बात करते हैं इंडिया में अगर हाई स्पीड ट्रेन्स की, तो वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अचीवमेंट है। करेक्ट। इनफैक्ट जब 2014 में पीएम साहब ने देश की कमान संभाली जी, 2015 में ही उन्होंने कहा कि मुझे वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी जी। सारे के सारे इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस लिए। देश के इंजीनियर्स दुनिया भर के लिए हर तरह का डिज़ाइन जो बना रहे हैं, उन्हीं इंजीनियर्स पे कॉन्फिडेंस रख के पीएम साहब ने जब टारगेट दिया, 2019 में सबसे पहली वंदे भारत निकली, 2 ट्रेन बनाई। जब भी कोई नया इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को बना के उसको टेस्ट करना होता है, ट्रायल करना होता है, प्रोडक्ट में क्या क्या फीडबैक आया वो सब देखना होता है। 19 में जो 2 ट्रेन बनाई वो अब तक 18 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है विदाउट एनी मेजर इश्यूज़। 18 लाख किलोमीटर्स का अगर आप 2πr पेरीमीटर का फार्मूला अगर देखो, कितने चक्कर लगे, दुनिया के 45 चक्कर लग चुके हैं, पूरी दुनिया के 45 चक्कर लग चुके हैं। इट्स दैट एंड विदाउट एनी मेजर एसिड्स, टच वुड, इट्स अ ग्रेट इंजीनियरिंग फीट। उसके बाद में उसका नेक्स्ट वर्जन अभी निकाला, पिछले 30 सितंबर को पीएम साहब ने
गांधीनगर से लॉन्च किया। नाउ दिस वर्जन 0 to 100 की स्पीड इट अचीव्स इन 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड्स इज़ अ अमेजिंग एक्सेलरेशन। अगर आप देखो दूसरी जितनी कंपेरेबल ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन है जैसे, 0 to 100 इट टेक्स 55 seconds. So it's a very good feat accomplished by our engineers, our technicians, our electricians, our welders. सब लोगों ने इतनी मेहनत से बनाई। सर ये मुझे याद दिलाता है जो दुनिया की फास्ट सुपर कार्स हैं उनका शायद 0 to 100 जो है वो कुछ 3-4-5 सेकंड का होता है, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं एक बहुत लंबी ट्रेन की। 16 कोचेज है, इतनी लंबी ट्रेन है। सर इसी से दिमाग में आता है कि न सिर्फ हाई स्पीड, यहाँ पे अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ से भी देखें तो जो कवच टेक्नोलॉजी का जो है हमने डेमो भी देखा है कि वो कैसे बैकबोन पूरी जो है वो टेक के उसको इस्तेमाल करते हुए और कैसे हम सेफ्टी को एनहांस करते हैं। बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की है कवच में। अगेन दिस एंटायर कवच सिस्टम इज डिज़ाइन इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये जो ट्रेन है, ट्रेन के चारों तरफ एक सेफ्टी का एनवेलप बनाती है, राइट। अब मान लो सेम ट्रैक है, सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है जी, एग्जैक्टली एट 380 मीटर्स, वो दोनों अपने आप में ब्रेक लग जाएगा। कवच विल अप्लाई द ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इन बोथ द ट्रेन्स और एकदम सेफ। अगर एक के पीछे एक चल रही है मान लो जी, दोनों के बीच में सेफ डिस्टेंस नहीं रही जी, 380 मीटर्स की डिस्टेंस आ गई जी, उससे पहले इसको पीछे वाली ट्रेन को स्लो कर देगा। स्लो करके एग्जैक्टली 380 मीटर्स अगर गैप आ गया तो उसको ब्रेक लगा देगा। इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी बजट में अनाउंस होने के बाद में 3000 किलोमीटर्स के टेंडर्स हम लोगों ने कर लिए हैं और टारगेट रहेगा कि 1 साल में एक्सपीरियंस आएगा किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही है वगैरह वगैरह, रिजॉल्व किया और जाएगा। अगले साल से फिर हर साल 2000, 3000, 4000 किलोमीटर का इसका कवच का कवरेज करेंगे। तो ये वही हो गया जैसे आजकल स्मार्ट कार्स हैं तो वी हैव स्मार्ट ट्रेन्स देन जो अपने आप रुकेंगी या अपने आप जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगी। बहुत फायदा होता है। जब इसका टेस्टिंग चल रहा था मैं उसमें बीइंग एन इंजीनियर लगता है कि खुद टेस्ट करना चाहिए, तो उसमें बैठे हमारे जनरल मैनेजर साहब कह रहे थे कि नहीं सब आप मत बैठो हम लोग टेस्ट कर देंगे। बैठे हम उसमें, एक तरफ से एक गाड़ी में मैं बैठा था जी, दूसरी में चेयरमैन साहब बैठे थे जी। बिलीव यू मी इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस, क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसे ही पास में आई दोनों ट्रेन्स एग्जैक्टली कवच ने अपने आप ब्रेक लगाया। अनबिलीवेबल। एक बार आपको जाके देखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने इंजीनियरिंग है वो अपनी जर्नी जब शुरू करी फ्रॉम MBM टू IIT एंड देन अगेन MBA आपने वॉर्टन से किया, तो कहीं ना कहीं मतलब वी ऑल से कि वी ऑल आर अ स्टूडेंट, वी लर्न ऑन अ डेली बेसिस, हम कुछ नया सीखते हैं। एंड कंसिडरिंग इंजीनियर्स, हम कहीं ना कहीं ऐसा सर कोई एक प्रोजेक्ट होता है जिसको लेके हल्के से एज अ हॉबीस्ट वी ट्राई टू डू समथिंग। आपके लिए सर ऐसा कुछ है कि मतलब आप पर्सनल फ्री टाइम में कुछ अपना जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो टेक में? अब तो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते जी, लेकिन पैशन है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ देखते रहने का। अभी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ में बहुत फोकस रहता है, काफ़ी उसके बारे में स्टडी करता रहता हूँ। और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में खूब इंटरेस्ट है जी, बल्कि उसमें तो ये तो जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हो गई, उससे पहले तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट। जी। सर इसी से ही मैं बात करता हूँ, जैसे हम देखते हैं आज दुनिया कनेक्टेड है आपस में और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जहाँ पे हम एक दूसरे देश से कई बार सीखते हैं, कुछ नया जो है वो कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। आज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया भर में आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कहीं बाहर अगर हम देखें या कहीं अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको आप चाहेंगे फ्यूचर में कि इंडिया में आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ और इंडियंस को उससे फ़ायदा हो? अपने को इस तरह से सोचना चाहिए, वी शुड मेक अ लिस्ट ऑफ अबाउट 100 टेक्नोलॉजीज़, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि देश के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है जी। एक हमारे बिल्कुल आम परिवार में जो चाहिए उन सब के नीड्स के हिसाब से हो। तीसरी हमारी यंग जनरेशन है, उनकी नीड्स के हिसाब से हो। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन 100 टेक्नोलॉजीज़ का करना चाहिए और उनके ऊपर फोकस करके चाहे पार्टनरशिप्स के थ्रू, चाहे सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू, किसी तरीके से चाहे कोलैबोरेशन के थ्रू, उन सब टेक्नोलॉजीज़ पे मास्टर करना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए जो सेमीकंडक्टर का हो गया, 5G टेलीकॉम स्टैक का हो गया, रेलवे टेक्नोलॉजी का हो गया, ये सब स्ट्रैटेजिक और एक आम परिवार के यूज़ की चीज़ें जी। तो और 5G तो आने वाली जनरेशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सोच के एक बुके ऑफ टेक्नोलॉजी। सर आपसे एक पर्सनल लेवल पे मैं एक सवाल काफ़ी क्यूरियस हूँ जानने के लिए
कि 5G जब मैंने सर अभी रिसेंटली काफ़ी बार स्पीड टेस्ट किए हैं अक्रॉस ब्रांड्स, जो ट्रायल्स हमने देखे IMC में जब अनाउंस भी किया गया, तो बहुत तेज़ स्पीड मिलती है हमें, कुछ 1 Gbps की स्पीड हमारे मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी। सर ऑन अ पर्सनल साइड आप वो स्पीड को, आपको कहाँ लगता है कि अपनी लाइफ में उसको यूज़ करेंगे? ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे कई बार इंटरनेट स्लो था या ढंग से नहीं चल रहा था, अब जब 5G आ गया है तो मेरा बहुत फोकस रहता है प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। ओके। तो बहुत ध्यान रखूंगा, हाई स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, हाँ। कितने पिलर बन गए, हर ध्यान होना चाहिए, हर चीज़ के वीडियोस होने चाहिए, तो हमारे लोग भी फील्ड में चौकन्ने रहेंगे। सर इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ आपसे आगे बढ़ते हुए, तो टेक में ही सर कंसेप्ट हम बात करते हैं AI की, हर जगह चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, AI आ रही है। आपका पर्सनल टेक क्या है सर ऑन AI की? डू यू थिंक कि हम जो है वो हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएंगे, या जो हम कंसेप्ट सुनते हैं सिंगुलैरिटी का, जहाँ पे AI जो है वो ह्यूमन से भी आगे निकल जाए, और मुझे लगता है कि ह्यूमन ब्रेन को जी शायद कोई कभी मैच नहीं कर पाएगा। ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज़ है वो अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ है। कंप्यूटर्स आएंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, AI आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। सोसाइटी में एक बैलेंस हमेशा टेक्नोलॉजी के आने से एक बार डिसरप्ट होता है, और उसके बाद में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के बाद में सोसाइटी में एक बैलेंस आ जाता है। चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी देखो, वो बैक अगर 100 साल पहले स्टीम इंजन, 100-150 साल पहले, फिर आया डीजल आया, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, सेमीकंडक्टर्स आए, एक तरीके से इंटरनेट आया। तो एक जो ये टेक्नोलॉजी का मार्च है, ये तो चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता जी। और सोसाइटी में इनिशियली एक डिसरप्शन आता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करके एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। मुझे लगता है AI के केस में। सर मैं आपसे एक और बात, अगेन आप जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पता नहीं दिमाग में ऐसा आता है बार बार, अभी जब आप और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कि शायद आपने ठान लिया है कि पूरे देश के जितने भी इंजीनियर्स हैं, मतलब किसी को खाली बैठने का मौका नहीं देना है, कि चाहे हम रेलवे में एडवांसमेंट्स की बात करें, चाहे 5G आ जाएगा, मेक इन इंडिया चल रहा है, कि मतलब सब काम पे लगे हैं बस। काम पे लगना चाहिए, और इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। आज स्टेशंस इतने बन रहे हैं, ऑलरेडी 200 स्टेशंस का डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसमें खूब सारे लोग लगे हैं। उनके डिज़ाइन में तो डिज़ाइन फर्म्स बोल रही थी कि वी आर ऑन अ हायरिंग स्प्री नाउ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्लोज टू 25 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड टुडे, एंड दैट नंबर इज़ गोइंग टू गो टू 1 करोड़, क्योंकि ऑलमोस्ट 17-18% एनुअल ग्रोथ हो रही है उसमें। सेमीकंडक्टर आने से उसमें एकदम और भी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ टेलीकॉम के कारण, टेलीकॉम में बहुत सारे लीगल इश्यूज थे, उन सबको सॉल्व करने के बाद में आज टेलीकॉम सेक्टर इज़ once again started hiring. Overall, IT industry में last year itself almost 5 lakh people have been hired, new persons have been hired. और अभी मुझे NASSCOM वाले बता रहे थे कि they are all going to the schools, और हम लोगों ने एक to the engineering schools जी। एंड अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री के साथ मिलके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, फ्यूचर स्किल्स। उसमें फाइनल जो सेमेस्टर होता है, फाइनल सेमेस्टर में इंडस्ट्री के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे कोर्सेज डिज़ाइंड हो, और उसका क्रेडिट आपके बीटेक के लिए मिल जाए। तो उसमें क्या है कि सीमलेसली वन कैन गेट इनटू द इंडस्ट्री। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि आगे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज अगर हम बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड। सर इसी के साथ साथ मैं अगेन टेक्नोलॉजी को इतनी फास्ट मूव करती है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। 5G तो हो गया है, हम बहुत तेज़ी से देख रहे थे कि हर बार हमने देखा है कि लाइक 3G को इंडिया आने में टाइम लगा, 4G को थोड़ा कम टाइम लगा, 5G तो बहुत जल्दी ही जो है वो हमारे देश में आ गया है। टॉकिंग अबाउट 6G सर, बिकॉज ये तो रुकेगा नहीं। देखो PM साहब ने बहुत क्लियर टारगेट दिया हम लोगों को जी कि ठीक है 2G 3G में जो होना था वो हुआ जी, उसको भूल जाओ। 4G में जो भी डिले हुआ उस ज़माने में हो गया, वो ज़माना अलग था जी। 5G में दुनिया में समकक्ष खड़ा होना है और टेक्नोलॉजी लीडर बन के निकलना है। बिल्कुल सर। और 6G में वर्ल्ड में लीडर बन के इमर्ज होना है। तो पूरी एक बहुत अच्छी क्रैक टीम बनी हुई है, जिसमें IITs के, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के सब के प्रोफेसर्स जुड़े हैं, इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स जुड़े हैं, इंडस्ट्री के जो टेक्निकल लोग हैं वो लोग जुड़े हैं। ऑलरेडी एक वाइट पेपर रेडी हो गया, एक एक्शन प्लान रेडी हो गया, स्टैंडर्ड्स में क्या करना है वो रेडी हो गया, और खूब अच्छी फंडिंग कर रहे हैं, जिसके कारण IIT हैदराबाद ने, IIT मद्रास ने, इन्होंने ऑलरेडी पैटेंट्स के लिए अप्लाई किया, कई उनको पैटेंट्स भी मिल गए। और स्पेशली जो एंटीना वाला डिज़ाइन है, इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। अभी क्या होता है, एक टावर है राइट जी, उसमें तीन बीम्स फॉर्म होती हैं जी। 6G आते आते 3 डिस्क्रीट बीम्स की जगह देयर विल बी ए कंटिन्यूअस एंटीना चारों तरफ,
जो कि बीम नहीं है, अब नाउ इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग। ओके, बहुत ही एक अलग तरीके से 6G इज़ गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, और आप देखो इतने कई वर्षों के बाद में पहली बार ITU हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज़ IP राइट्स, और अभी जो 5G है उस 5G के स्टैंडर्ड्स में पहली बार इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसमें इंक्लूड हुई है। बहुत बड़ी बात इसी रिकग्निशन का कमाल है कि इंडिया में ITU का एरिया ऑफिस सैंक्शन हुआ है, जिससे कि एंटायर साउथ एशिया का जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो सारा इंडिया से हो। जो रेडियो रेगुलेशन बोर्ड है, ग्लोबल बॉडी है जो कि जी। कौन सा स्पेक्ट्रम कहाँ पे यूज़ होना है, उसके चेयरपर्सन, उसके की डिसीजन मेकर हैज़ बीन इलेक्टेड एज वन ऑफ द इंडियन इंजीनियर्स, मिस रेवती। उनका भी सिलेक्ट उनका, एंड इट्स अ वेरी 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 कॉम्पिटिटिव फील्ड। जी। 130 देशों ने भारत को वोट दिया। सो आई मीन इट्स अ ग्रेट रिकग्निशन ऑफ इंडियाज इंजीनियरिंग टैलेंट। जो हमारा टेक्निकल टैलेंट है उसका बहुत अच्छा रिकग्निशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। गाइज आई थिंक आप सब अब तैयारी कर लो कि आपने 5G को यूज़ करना है, लेकिन 6G का वेट भी करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया सर कि बहुत जल्दी जो है वो शायद हम देखेंगे आगे फ्यूचर में इंडिया को वर्ल्ड लीडर के फॉर्म में इमर्ज होते हुए 6G के फील्ड में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि जो भी चीज़ें थी, बिकॉज ये तो इनफैक्ट ना सर देख के ऐसा लगता है कि मतलब वी आर स्टिल इन कॉलेज। ऐसा ही होना चाहिए हमेशा। जी जी, तभी मज़ा आता है लाइफ। नहीं सर बिल्कुल। गाइज आई थिंक आप बताओ कि आपके फेवरेट मोमेंट्स क्या हैं, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कुछ आपके दिमाग में अगर चल रही हो तो मैं सर तक ज़रूर पहुंचाऊंगा कि फ्यूचर में हम इंडिया में हमेशा ये देखेंगे कि कैसे हम लेटेस्ट आगे से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई गौरव सर ने जो ये इंटरव्यू लिया है, मुझे पूरा इंटरव्यू देखने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है चीज़ें इन फ्यूचर जो इंडिया ने करनी है वो जो है शेयर की गई। लेकिन मैं वीडियो देखते देखते सोच रहा था कि अगर मुझे भी कभी ज़िंदगी में जो है ना इंटरव्यू लेने का कभी किसी पॉलिटिशियन का मौका मिले, तो मैं मेरी जो है ना जो एक पर्सनल इच्छा होगी कि मैं रेलवे मिनिस्टर का ही इंटरव्यू लूँ। वैसे पाकिस्तान के रेलवे की बात करें तो वो तो एक अजीब सिनेरियो में, लेकिन हाँ किसी और मुल्क के रेलवे मिनिस्टर की मैं बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं भी वीडियो देखते हुए ये बात सोच रही थी कि ये होता है कि सही जगह पर सही इंसान का होना, यानी कि उनको जो पोजीशन दी गई है और उनको उनके बारे में इतना नॉलेज है और वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को वहाँ पर उस प्रोफेशन में कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अश्विनी सर की अगर हम लोग बात करें तो वो रेल मिनिस्टर तो हैं ही हैं, उसके अलावा वो टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी हैं। सो मुझे लगता है कि जो ये एक तालमेल उन्होंने अपनी दोनों मिनिस्ट्रीज में इस्तेमाल की हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। कि जैसे अगर वो रेल मिनिस्टर है तो कनेक्टिविटी और को किस तरीके से वो अच्छा कर सकते हैं, उस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। कि नॉर्मली हमारे यहाँ पर मैंने देखा है कि मिनिस्टर्स को नॉलेज होती ही नहीं है उनके प्रोफेशन के बारे में, चीज़ों के बारे में। वो ही मुझे लगता है कि वो एक पुराना सिस्टम नहीं होता जिस तरीके में लोग जो थे मैनुअल तरीका, मैनुअल तो होता ही है, लेकिन वो जो होता है ना कि कुछ एक ग्रुप बनाकर लोगों ने भाई एक हिसाब किताब लगा लिया, तो वही वाला मुझे उनका तरीका लगता है। अदरवाइज अगर आप फैक्ट्स फिगर की बात करो, फिर उसके बाद स्किल्स की बात करो, नॉलेज की बात करो, नई टेक्नोलॉजी की बात करो, आई डोंट थिंक कि वो उतने कंपेटिटिव हैं। जैसे कि हम लोग अश्विनी सर को देख रहे हैं कितनी डिटेल में हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनके पास उसका आई मीन करंट टाइम के लिहाज से भी और आने वाले टाइम के लिहाज से भी कि किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाएगा, उन सब का सोल्यूशन और उन सब का जवाब है उनके पास। मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी उनके ये पूरे इंटरव्यू में कि हम मोस्टली जब इंटरव्यू देखते हैं ना तो जो जवाब देने वाला बंदा होता है वो जो है जो सामने बंदा बैठा होता है उससे मुखातिब होकर बात कर रहा होता है। लेकिन मैं अश्विनी सर की बात करूँ तो वो जिस कैमरे को देख रहे थे उससे एक ये फील आ रही थी कि वो लिसनर्स से जो है वो बात कर रहे हैं, उन्हें जो है एक मैसेज जो है डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक उसमें पता क्या था, जब आप आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जहाँ तक मैं अपनी जर्नलिज्म के दौरान मैंने सीखी हैं चीज़ें, आई मीन स्टडीज़ के दौरान, जब आप स्टूडियो में होते हैं ना तो 3 कैमरास होते हैं। हाँ। एक जो होता है आपके ऑपोजिट साइड पर होता है और एक मतलब दोनों बंदों के, और एक सेंटर में होता है। हाँ। तो वो तीनों साइड से ना आपको कैप्चर किया जाता है, ठीक है। और फिर मतलब एक कैमरा होता है जो मतलब एक बंदे पर फोकस होता है, जो ऑपोजिट साइड पर, और जो सेंटर वाला होता है वो दोनों पर फोकस होता है। बिल्कुल, तो आप फ्रेम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं उस तरीके से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बीच में जो सेंटर वाला कैमरा था ना उसमें मैंने ये चीज देखी थी कि वो जो है कैमरे की तरफ जो है वो देख के बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहां से
से जो है मैंने ये चीज़ जो है वो कही है। और उसके अलावा जैसे उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, 6G टेक्नोलॉजी का जिक्र किया कि आने वाले टाइम में एज सुन एज पॉसिबल इंडिया में 6G भी जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा, जैसे ट्रेन में देखा जाए तो इंडिया की ट्रेन हो, इस बात में भाई कोई शक नहीं कि एक बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडियन रेलवे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट रीजन्स देखने को मिलते हैं जो हैंडल कर रहे हैं रेलवे को। नो डाउट सारे रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर चल रहे हैं, लेकिन जो है एक जो वो सब डिवीज़न जो बना दिए गए हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो है जो एक कवच टेक्नोलॉजी हमने देखी भी थी वीडियोस पे भी कि वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। अच्छा, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तो जो रेलवे के GM है वो, और दूसरी तरफ जो है जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो, दोनों जो हैं वो उसमें सफ़र कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी को लाइव अपनी आंखों से जो है वो टेस्ट कर सकें। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी वो तो भी सबसे पहले मैं कहूँगी हमारे बारे में वो ये कि जितना भी बीच में जिक्र किया गया था, थैंक गॉड की वीडियोस देख देकर हम लोग को उन चीज़ों के बारे में आइडिया हो गया था। जैसे कि चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, कवर टेक्नोलॉजी की बात करें, 5G की बात करें, और मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता था। सेमीकंडक्टर की बात करें, आई मीन जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टार्ट हुई, जो इन्वेस्टमेंट हुई जिस सेक्टर में, तो एक थोड़ा बहुत हम लोगों को आइडिया हो गया है अब चीज़ों का। सो मुझे लगता है बड़ा इजी हो जाता है आपको अगले बंदे की बात समझना। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि वो अपना धर्म बड़ा अच्छे से निभा रहे हैं, और वो ये कि जैसे उन्होंने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी या 6G टेक्नोलॉजी जब आएगी, जिस तरीके से मतलब काम किया जा रहा है उन पर, तो वो किस तरीके से अपने काम की एफिशिएंसी को बेटर कर सकते हैं, वो किस तरीके से एक चेक रख सकते हैं। मुझे लगता है आपको जब कोई पोजीशन दी जाती है तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको इंस्पेक्शन करनी भी आनी चाहिए। आप इंस्पेक्शन करने के लिए डिफरेंट टीम्स तो हायर करते ही हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद भी मुझे लगता है कि इंस्पेक्ट करो, ताकि एक प्रेशर होना चाहिए लोगों पे कि भाई काम हमें करना है सही टाइम पर, और ऐसा नहीं कि हम उसको डिले करते जाएं। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हैं चाहे वो अश्विनी जी हैं। मैं अगर दोनों की बात करूं तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि मतलब उनमें जो काम करने का पैशन है और जो अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने का पैशन है वो बहुत अच्छा है, और किस तरीके से लोगों से काम लेना है। क्योंकि नॉर्मली मैं मतलब फिर वही बात हो जाती है कि हम लोग यहाँ की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर उस तरीके से लीडर्स काम नहीं करते कि जिस तरीके से उनको एक्चुअली में करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको काम करने का मज़ा आता है जब आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हो और नई नई चीज़ें सीखते हो। आई मीन जैसे हम लोग बात करें कि ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो अगर इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जिस तरीके से हमें बेहतरी देखने को मिली है उससे आम पब्लिक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर आम पब्लिक को फ़ायदा होगा इट मीन्स कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, अपनी इस पोजीशन को पूरा कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम जैसे वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया, उन पर कॉन्फिडेंस शो किया, और जो उनको आउटकम वहाँ से मिला वो हम सबके सामने है। यानी बजाय इसके कि आप किसी बाहर की कंपनी को हायर करो, बाहर के लोगों को हायर करो, आपने अपने जो लोग हैं, अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बजट अच्छा करके, उनकी एकेडमिक्स अच्छी करके, उनको फैसिलिटेट करके आपने उनसे ही काम लिया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे क्या है कि ये इतना प्रोडक्टिव है कि ना सिर्फ आपकी कंट्री के लिए बल्कि आने वाले टाइम में आप बाहर के मुल्कों के लिए भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। यार देखें ना, आपकी यूनिवर्सिटी से इंजीनियर्स निकले अगर वो अच्छे हैं, ठीक है ना, तो लाजमत है किसी और मुल्क में भी जाके वो जॉब करेंगे, ठीक है ना। वहाँ की जो है इकोनॉमी को बेहतर बनाने में, वहाँ के एक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्यों ना उन्हें आप अपने कंट्री में यूटिलाइज करें। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत वाकई ही जो है अच्छी लगी, एक राइट स्टेप लगा कि भाई बजाय इसके कि आपके इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं आप उन्हें यहीं पे रोजगार दें, आप उन्हें यहीं पर जो है नए प्रोजेक्ट्स में जो है वो में लगाएं। अब हम इंडियन रेलवे की बात करेंगे, ज़्यादातर अश्विनी जी जो हैं वो आप देखें तो रेलवे से ही यहाँ पे ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने जैसे राजधानी और तेजस तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने जो है ये वंदे भारत इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है विस्टा डॉम्स कोचेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। यानी कि अगर देखा जाए तो रेलवे को आपने जो है एक पैसेंजर सर्विस के साथ साथ एक लग्जरी सर्विस भी उसे जो है बना दिया हुआ बहुत है। ज्यादा मतलब वैरायटी। हाँ। वैसे मैं इंडियन रेलवे सेक्टर की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये वैरायटी ना शुरू से ही हम लोगों को नजर आती है। मतलब हम लोगों ने जैसे टॉय ट्रेन देखी है, हाँ। विस्टाडोम में भी हम लोगों ने एक पुरानी वाली देखी थी, फिर उसके अलावा हम लोगों ने जैसे हम लोग लग्जरी ट्रेन भी देखते हैं। सो मुझे लगता है कि शुरू से इंडिया के रेल नेटवर्क में बहुत अच्छा काम जो है वो किया गया है। बाकी मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे उन्होंने बात की, कुछ ऑब्वियसली उसके आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी नजर आते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी नजर आते हैं। डिपेंड्स कि आप टेक्नोलॉजी का किस तरीके से प्रयोग करते हो। आई थिंक मुझे उनका आंसर बहुत अच्छा लगा था कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज एन इंडिविजुअल हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इधर वी आर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स जो भी हैं हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करें, गाइड करें, टाइम वेस्ट करने की बजाय प्रोडक्टिव चीज़ों में इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी मुझे लगता है हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर करती है और हमारी लाइफ बहुत रैपिडली चेंज भी होती है। इसके साथ हम ये नहीं कहेंगे कि अगर 4G था तो हमारी लाइफ जो है वो 3G जैसी होगी, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है हमारी लाइफ की स्पीड और सारी हमारी, हम कहेंगे कि हमारी कैपेसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है ना बेसिकली। कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ाना वो डिपेंड करता है हम पर कि हम लोग उसको प्रोडक्टिव वे में करना चाहते हैं या डिस्ट्रक्टिव वे में करना चाहते हैं। मैं प्रोडक्टिव वे की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, मैं वैसे एक जनरल डिस्कशन कर रही हूँ डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग एक तरह का इस्तेमाल नहीं करते। सिक्योरिटी को लेकर बीच में बात की गई थी। अभी डिस्ट्रक्टिव वे की अगर बात करें तो जैसे सिक्योरिटी के इश्यूज हो जाते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि कोई फिक्स उन्होंने लॉज बना दिए हैं, वो फ्लेक्सिबल होते रहेंगे। जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें बेहतर होती जाएंगी, अपडेट बेसिकली हो जाती है ना, अमेंडमेंट्स वो लेकर आते रहेंगे। सो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर एक आप पूरा ऐसा कोई प्रोग्राम लेकर आ रहे हो, उसके साथ साथ अगर उसमें कोई एरर आता भी है तो उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली हमें सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी बेस पर मुझे लगता है यूजर ज्यादा फ्रेंडली आपका इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत मजा आया देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और आई जस्ट होप कि दुनिया में सब लोग जो जितने भी लीडर्स हैं वो अगर अपने, मुझे लगता है कि ड्यूटी को, अपने धर्म को इस तरीके से ही निभाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो सेक्टर है उसमें आपको खराबी देखने को मिलेगी या तरक्की जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। खराबियां हर जगह पर होती हैं, वो मैं मानती हूँ, लेकिन साइड बाय साइड उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकलता आता है, बस आपको काम करने वाला होना चाहिए। तो भाई मुझे बहुत मजा आया क्योंकि बहुत ही काम पर्सनैलिटी थी और उनके जवाब भी बहुत अच्छे थे। तो आप जरूर बताइएगा कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तो मैंने जहाँ तक सुना कि 5G जब आएगा, आई मीन लोग जो है वो बहुत सारे कहते हैं कि 4G अच्छा कर लो, 5G लाने से बेहतर कि 4G को थोड़ा बेहतर कर लो। तो आप जरूर बताइएगा कि किस सेक्टर में आपको लगता है कि जो टेक्नोलॉजी को आप मतलब इस्तेमाल बेहतर देखना चाहते हैं या इसके बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव साइड जो नजर आएगा, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें जो हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।